सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और साथ ही शुरुआत करने वाले हैं आरआरबी साइंस न्यूमेरिकल 2.0 की, जहां पे हम लोग पहले चैप्टर के रूप में मोशन की चर्चा कर रहे होंगे। और मेरे मित्र, आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आप मोशन चैप्टर से पहले से परिचित हैं, नहीं परिचित हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आज के इस सेशन में आपको पूरा मोशन का जो शुरुआत होता है वहां से लेकर के न्यूमेरिकल का जो अंत होता है वहां तक हो जाएगा। क्योंकि मेरे मित्र, आपको मैंने कई बार अपने सेशन में बताया है कि किसी भी टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल को करने के लिए पहले आपको उस टॉपिक का जो पूरा फॉर्मूला होता है वो आना चाहिए। और मेरे मित्र, हम लोग आज के इस सेशन में पहले मोशन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फॉर्मूला है उसको डिस्कस करेंगे और फिर मेरे मित्र हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो पूरे तरीके से क्लियर हो पाए। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो आपका न्यूमेरिकल का सेशन है इसका पीडीएफ कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल, आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है मोशन यानी कि गति। अब आप सभी को मालूम है कि ये जो टर्म है ये अकेले आपको कहीं पे नहीं दिखता है, रेयर केस में दिखता है। ये जब भी आएगा तो मोशन एंड टाइम के रूप में आता है, यानी कि गति और समय के रूप में आता है। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो घड़ी है और ये जो व्यक्ति दौड़ रहा है, तो आप कहेंगे दौड़ेगा तो सर जी मोशन में है, तो इस दोनों का हमेशा से संबंध रहता है। क्या संबंध रहता है? तो मेरे मित्र, आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा, जब भी हम गति की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी कोई भी वस्तु जो है वो विरामावस्था से क्या होगी, गति अवस्था में आ गई होगी। मतलब सीधा सा है कि उन्होंने अपना पोजीशन चेंज कर लिया होगा। और हम लोग फिजिक्स में कहते भी हैं कि अगर कोई वस्तु यहां से उठ के यहां आ जाए तो उसकी स्थिति परिवर्तित हो गई। अब यहां से यहां आने में उसको क्या लगेगा सर? कुछ ना कुछ समय लगेगा। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहते हो कि किसी भी वस्तु की स्थिति में अगर समय के हिसाब से परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु गति में माना जाएगा, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप कहेंगे वस्तु विराम में माना जाएगा। आपके आसपास में बहुत सारी ऐसी चीज होगी जिसको आपने पता नहीं कब रखा होगा और वो अभी तक आपके सामने है। अगर उसमें गति होती तो क्या होता? आप कहते सर वो वहां से हट जाता, उसकी स्थिति चेंज हो जाती। लेकिन मेरे मित्र, वहीं पे रखी हुई है और कितना दिन रखा सा, समय कितना हो गया, तो आप कहेंगे समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदल रही है, तो वो विराम में है। तो ये दो टर्म आप सभी ध्यान में रखिएगा कि अगर वस्तु की स्थिति सर समय के साथ बदल गई तो वस्तु गति में कहलाएगा, नहीं बदली विराम में कहलाएगा। अब मेरे मित्र, मोशन एंड टाइम से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण टर्म से हमेशा परिचित रहना होगा। अब ये नहीं है कि इस चैप्टर का सवाल है तो इससे संबंधित जो टर्म है वो हमको मालूम ही नहीं। आप कहेंगे सर वो टर्म क्या है? तो बहुत ही कॉमन सा टर्म है। पहला है आपका स्पीड, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है आपका वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे गुरुजी चाल। स्पीड का मतलब चाल, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट आप कहिएगा विस्थापन, और वेलोसिटी आप कहेंगे वेग। अब मेरे मित्र, ये कॉमन टर्म आप सबों को मालूम है। क्या कहते हो कि सर प्रति एकांक समय में किसी भी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, मतलब प्रति सेकंड कोई वस्तु जितना दूरी तय करेगी वही उसकी क्या होगी? चाल होगी। और मेरे मित्र, जब आप दूरी की बात करते हो तो कहते हो गुरु जी कोई भी जो हमारा रास्ता होता है उसका कुल लंबाई क्या है? टोटल लेंथ क्या है? डिस्टेंस है। जबकि अगर हम लोग विस्थापन की बात करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि दो बिंदु के बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है इसको विस्थापन बोला जाता है। और आप सभी क्या कहते हो कि सर विस्थापन जो है वो सदिश राशि होती है, क्योंकि दो बिंदु के बीच एक निश्चित डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में आपका दूरी होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो क्या कहलाएगा? आप कहेंगे सर सदिश राशि। जबकि स्पीड जो है ये क्या होता है? आप कहेंगे अदिश राशि होता है। और मेरे मित्र, डिस्टेंस आप कहिएगा अदिश राशि होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम वेलोसिटी की बात कर लें तो कहते हैं सर विस्थापन में परिवर्तन की दर, मतलब प्रति सेकंड वस्तु के द्वारा जितना विस्थापन कवर किया जाता है वो वेग कहलाता है। और विस्थापन में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम लोग क्या कहते हैं, या सर विस्थापन की दर को हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं। अब औसत चाल, तो किसी भी वस्तु के द्वारा जितनी दूरी कवर की जाती है और उसको कवर करने में जितना समय लगता है वो उसकी औसत चाल कहलाती है। और औसत वेग,
तो जितना विस्थापन कवर किया जा रहा है और उस विस्थापन को कवर करने में जितना समय लग रहा है वो उसकी क्या कहलाएगी, एवरेज वेलोसिटी यानी कि औसत वेग कहलाती है। और एक्सीलरेशन तो हम सभी कहते हैं वेग में परिवर्तन की दर जो है वो त्वरण कहलाती है। तो मोशन इन टाइम से संबंधित अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ये इतना टर्म आपको मालूम होना चाहिए। आप कहेंगे चलो सर ये तो एक बेसिक सा चीज था और ये हम सबों को मालूम है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो मेरे मित्र इन सभी टर्म के लिए जो जरूरी फॉर्मूला होता है वो आप सभी ध्यान में रखेंगे। बस एक फॉर्मूला आपको मेन याद रखना है, क्या कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है? आप कहते हैं सर जी दूरी बटा समय होता है, यानी कि इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में d बाई टी लिख सकते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम लिख सकते हैं। बिल्कुल मेरे मित्र, तो इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं चिला जी, आप इस फॉर्मूला से दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। एक तो आपका मेन हो गया कि सर जी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होगा। अब आप क्या कहिएगा कि अगर हम यहां से स्पीड और s इक्वल टू डी बाई टी लिख रहे हैं तो हम लोग s इंटू टी कह देंगे तो ये किसके बराबर होगा, d के बराबर होगा। बोले तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुजी दूरी d जो है वो किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम के बराबर होगा, यानी कि चाल गुना समय के बराबर होगा। अब यहां से अगर हम बात करें t की, समय की, तो आप कहिएगा गुरुजी ये d बटा s हो जाएगा। तो जो हमारा समय है t है, जो हमारा समय है t है, वो क्या होगा, आप कहेंगे d बाई एस होगा, d बाई एस होगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डी और टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई एस। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया। अब ये दूरी, समय और चाल तीनों में संबंध बता रहा है ये फॉर्मूला। तो आपके एग्जाम में सवाल ऐसे भी पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र किसी भी वस्तु के चाल, दूरी और समय के बीच संबंध बताता है? आप कहेंगे एस इक्वल टू डी बटा टी। अब मेरे मित्र यहीं पे बात किसकी आ जाती है, वेलोसिटी की आ जाती है और साथ में विस्थापन की आ जाती है। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि विस्थापन एक सदिश राशि है और ये दो बिंदु के बीच एक सूक्ष्मतम दूरी होती है एक निश्चित डायरेक्शन में। तो मेरे मित्र जब भी हम विस्थापन की चर्चा करते हैं यानी कि डिस्प्लेसमेंट की चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग डी से या एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, डी या एक्स या एस भी बोल सकते हो। और हम लोग क्या कहते हैं, सर जी विस्थापन इक्वल टू जो होता है वो एक्स एफ माइनस एक्स आई होता है। ये एक्स एफ क्या है, तो वस्तु की अंतिम स्थिति क्या है, और वस्तु के अंतिम स्थिति में से अगर एक्स आई प्रारंभिक स्थिति को माइनस कर देते हैं तो मेरे मित्र वस्तु का जो विस्थापन होता है वो हमें पता चल जाता है। तो आप सभी ये हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विस्थापन क्या होगा, आप कहेंगे अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। एक्स एफ मतलब फाइनल पोजीशन और एक्स आई मतलब इनिशियल पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। वेलोसिटी तो आप सभी याद रखेंगे कि वेलोसिटी को हम लोग हिंदी में वेग कहते हैं, रिप्रेजेंट भी से करते हैं। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। ठीक, अब आप इसको डिस्प्लेसमेंट को अगर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डी बटा टी भी कह सकते हैं। और मेरे मित्र क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप डिस्प्लेसमेंट और टाइम इससे भी निकाल सकते हैं। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये वेग, विस्थापन, स्पीड, डिस्टेंस ये तो हमारे लिए कॉमन सा चीज है, ये औसत चाल क्या होता है? तो आप सभी याद रखिएगा कि किसी भी वस्तु के द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा जितना दूरी कवर की जाती है और उस दूरी को कवर करने में जितना समय लगता है वो उसकी औसत चाल होती है। और औसत चाल इक्वल टू हम लोग सीधे क्या कहते हैं, औसत चाल इक्वल टू हम लोग सीधे क्या कहते हैं, आप कहेंगे कुल दूरी बटा समय कहते हैं। क्या कहते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल आपका जो डिस्टेंस होता है और उस डिस्टेंस को कवर करने में जो समय लगता है वो औसत चाल कहलाता है। और इसी तरीके से अगर हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, औसत वेग की बात करेंगे तो आप सभी ये ध्यान में रखिएगा, औसत वेग की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखिएगा कि कुल विस्थापन यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा कुल समय आपका क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी औसत वेग हो जाएगा। क्या होगा, औसत वेग हो जाएगा। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे, त्वरण की बात करेंगे तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। तो स्टार मार्क दे करके ए इक्वल टू भी माइनस यू बटा टी लिख लीजिएगा। मतलब भी आपका अंतिम वेग है, यू प्रारंभिक वेग है, तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाएंगे तो वेग में अंतर निकलेगा या वेग में कितना परिवर्तन हुआ ये निकलेगा। समय से भाग दे देंगे तो वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे
कि ये तो आपका एक कॉमन फॉर्मूला है जो आप सबों को मालूम है, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में औसत चाल के कुछ जटिल प्रश्न देखने को मिल जाते हैं और वो जटिलता मात्र इस दो स्टेज में समाई हुई रहती है, जिसको हमने यहां पे केस 1 और केस 2 के रूप में आपके सामने रखा है। बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग बात करेंगे कि कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय कर रही है, तो उस केस में जो उसकी औसत चाल होगी वो क्या होगा, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। अगर कोई वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय कर रही है तो उसके लिए जो औसत चाल होगा वो क्या होगा, VAB इक्वल टू, औसत चाल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आप कहेंगे VAB से, तो 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2। अब मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, आप सभी कहेंगे चालों का हरात्मक माध्य है। क्या कहते हैं, हरात्मक माध्य कहते हैं। अब मेरे मित्र ध्यान देंगे कि दूसरा केस है कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चलती है तब जो उसका औसत चाल होता है वो उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। बोले तो मेरे मित्र VAB इक्वल टू v1 प्लस v2 बटा 2 होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ये दो चीज भी आप ध्यान में रखिएगा, आपके लिए जरूरी है। जब भी औसत चाल से संबंधित ये दो केस मिले कि जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करती है और जब वस्तु भिन्न भिन्न चाल से समान समय तक चलती है, तो क्या कहिएगा कि भिन्न भिन्न चाल से समान दूरी तय करेगी तो 2v1 इंटू v2 बटा v1 प्लस v2, समान समय तक चलेगी तो v1 प्लस v2 बटा 2। अब मेरे मित्र आपके एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं वो इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति के समीकरण से। याद रखिएगा कि गति का समीकरण किसके द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका प्रतिपादन किसने करा था, तो आप सभी याद रखेंगे कि गति का समीकरण गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था, गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। और मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये गति का समीकरण है क्या, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि एक समान त्वरित गति के लिए किसी भी वस्तु के द्वारा जो तय की गई दूरी होती है उसमें जो त्वरण उत्पन्न होता है, विस्थापन होता है, चाल होता है, इन सभी के बीच संबंध बताता है। और आपको यह ध्यान में रखना होगा कि गति के समीकरण मुख्य रूप से कितने हैं, 3। और ध्यान में रखिएगा जैसे हम लिख रहे हैं ऐसे ही आपको लिखना होगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि गति का प्रथम समीकरण, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी v इक्वल टू u प्लस at क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। ध्यान देंगे कि यहां पे आपका v क्या है, जहां v क्या है आपको यह ध्यान में रखना होगा कि v जो है वो अंतिम वेग है और u क्या है आप कहेंगे प्रारंभिक वेग है, और a क्या है आप सभी कहेंगे कि a जो है वो त्वरण है, a क्या है, त्वरण है। अब मेरे मित्र t क्या है आप कहेंगे समय, t फॉर टाइम यानी कि समय। ध्यान दीजिएगा कि अगर प्रारंभिक वेग 0 हो, इफ u इक्वल टू 0, तो आप कहिएगा गुरुजी यहां u होगा 0, तो v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, at लिखेंगे। क्या लिखेंगे, v इक्वल टू at। और साथ ही मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि v इक्वल टू at है, तो आप ये कहेंगे कि गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण वेग एवं समय के बीच संबंध बताता है। वेग एवं समय के बीच संबंध बताता है, वेग एवं समय के बीच संबंध बताता है। ध्यान देंगे अगर हम द्वितीय समीकरण की बात करेंगे, द्वितीय समीकरण की, तो आप सभी याद रखेंगे कि द्वितीय समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। और मेरे भाई यहां पे भी इफ u इक्वल टू 0, तो आप कहिएगा सर 0 इंटू टी 0 ही हो जाएगा, तो u इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। और यहां आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारा त्वरण नियत होगा तो सर जो दूरी है वो समय के वर्ग के समानुपाती होगा। और मेरे मित्र ये जो दूसरा समीकरण है ये किसके बीच संबंध बताता है, तो याद रखेंगे कि s वस्तु की दूरी, विस्थापन या स्थिति कुछ भी कह सकते हो, तो स्थिति और समय के बीच संबंध बताता है। स्थिति और समय के बीच संबंध कौन बता रहा है, आप सभी कहेंगे गुरुजी गति का जो द्वितीय समीकरण है वो बता रहा है। प्रथम समीकरण वेग और समय के बीच संबंध बताता है। ध्यान देंगे कि अगर हम गति के तृतीय समीकरण की बात करेंगे यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा
कि जो हमारा तृतीय समीकरण है वो कहता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होती है। अच्छा, यहां पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो s है वो क्या है, तो आप कहिएगा तय की गई दूरी, साथ में आप इसको स्थिति भी कह सकते हैं, या फिर मेरे मित्र इसको हम लोग विस्थापन भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब ध्यान देंगे कि अगर हम लोग तृतीय समीकरण की बात कर रहे हैं और यहां पे हमने बताया कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, तो मेरे भाई आप यहां पे कह सकते हो कि गुरुजी इफ u इक्वल टू यहां भी 0 हो जाए तो वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2as के बराबर होगा। और याद रखिएगा कि यह समीकरण किसके बीच संबंध बता रहा है, तो स्थिति और वेग के बीच, या आप कह सकते हो कि वेग एवं स्थिति के बीच संबंध कौन बताएगा, आप कहेंगे सर जी गति का तीसरा समीकरण। याद रखिएगा कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख रहे हैं, तो अगर यू स्क्वायर को इधर ले आए तो आप कहेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में यह सवाल भी पूछ लिया जाता है कि nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी इसको हम Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और Sn इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखिएगा कि nवें सेकंड में जो तय की गई दूरी होगी वो Sn से बताया जाएगा, और फॉर्मूला u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1 हो जाएगा। तो मेरे मित्र ये आपका तीनों गति का समीकरण है और इससे संबंधित सवाल देखने को मिलता है। नेक्स्ट, आपके एग्जाम में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स से भी सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो मेरे मित्र इस पे आपको बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना है, एज इट इज माइंड में सेट कर लेना है। पहली बात तो ये याद रखिएगा कि कोई भी वस्तु अगर विराम से चलना स्टार्ट करती है, जैसे हम यहां पे खड़े हैं और अब हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी प्रारंभिक वेग क्या होगी, आप कहेंगे 0। मेरे मित्र u प्रारंभिक वेग को बताता है, और जब कोई वस्तु विराम से चलना प्रारंभ करेगी तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। याद रखिएगा कि जब वेग नियत होगा, यानी कि एक समान वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम लोग a इक्वल टू क्या कहेंगे, 0। मेरे मित्र a क्या है, आप कहते हैं v माइनस यू बटा टी, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब वेग परिवर्तित ही नहीं हो रहा है, तो आप कहिएगा कि त्वरण जो है वो क्या होगा, आप कहेंगे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर वेग बढ़ेगा तो त्वरण पॉजिटिव होगा, वेग घटेगा तो त्वरण निगेटिव होगा। मेरे मित्र निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण, जिसको माइनस a से रिप्रेजेंट करते हैं, को हम लोग क्या कहेंगे, मंदन यानी कि रिटार्डेशन। और फॉर्मूला जैसे हम लोग एक्सेलरेशन के लिए निकालते हैं वही होता है। ध्यान देंगे कि अगर एक समान चाल से कोई वस्तु चल रही है तो उसका जो दूरी समय ग्राफ होगा हमेशा क्या होगा, एक सरल रेखा। जैसे मेरे मित्र ये आपका कोई मान लो ग्राफ है, और यहां पे आपका टाइम है, और यहां पे क्या है आपका सर डी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ। तो एक समान चाल से वस्तु चल रही है तो दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होगी। इसी तरीके से याद रखेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ढाल होगा मेरे मित्र, ये आपका टी और यहां पे डी, और ये आपका एक समान चाल से चल रही है, इसका जो ये स्लोप है, ये स्लोप किसको बताएगा, आप सभी याद रखेंगे वस्तु के चाल को बताता है। किसको बताता है, आप सभी कहेंगे चाल को बताता है। यहां पे हमने त्वरण लिख दिया है, ये मेरे मित्र गलत है, आप सभी इसको सुधार लेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ढाल क्या बताता है, आप कहेंगे चाल। जो चाल ढाल कहते हैं तो कहिएगा ढाल जो है वो चाल बताता है। नेक्स्ट, स्पीड टाइम ग्राफ का नीचे का क्षेत्रफल तय की गई दूरी बताएगा, ये ध्यान में रखिएगा। स्पीड टाइम ग्राफ में मेरे मित्र ये आपका t इस पे होगा और s कहेंगे सर इस पे होगा, और इसी को स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। और स्पीड टाइम ग्राफ का जो नीचे का क्षेत्रफल होगा वो क्या बताएगा, दूरी। विस्थापन समय ग्राफ का जो ढाल होगा आप कहेंगे वस्तु का वेग बताएगा। विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, वस्तु का वेग बताएगा। और वेग समय ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वस्तु का त्वरण बताएगा। और मेरे मित्र वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन को बताएगा। ठीक, आप सभी इन सभी पॉइंट को ऐसे रिवीजन करेंगे जैसे आप समझेंगे कि एंटीबायोटिक है, और ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम में लड़ेंगे मेरे मित्र। अगर आप ढंग से इस चीज को कर लेते हैं तो न्यूमेरिकल बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मोशन का कहानी खत्म।
हम लोग जो यहां पढ़े वो लीनियर मोशन के बारे में पढ़े, रैखिक गति के बारे में पढ़े, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रहा हो या वस्तु किसी समतल पे चल रहा हो तब। लेकिन अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रहा हो तो उससे संबंधित भी सवाल पूछे जाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सर्कुलर मोशन से संबंधित सवाल पूछे जाने का मतलब सीधा सा है कि सर्कल का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। यह हमारा एक सर्कुलर पाथ है, तो आप कहेंगे गुरुजी ये इसका सेंटर हो जाएगा। अब इस पे अगर कोई वस्तु चल रहा है, इस पे अगर कोई वस्तु चल रहा है या व्यक्ति चल रहा है, तब जो इसकी गति होगी वो क्या होगी? आप कहेंगे गुरुजी इसकी गति वृत्ताकार गति होगी। क्या होगी? वृत्ताकार गति होगी। क्योंकि मेरे मित्र ये आपका एक वृत्ताकार आकार है, तो आप कहेंगे इसकी रेडियस भी होगी, और यहां तक कर देंगे तो ये इसका व्यास भी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि ये व्यक्ति अगर यहां से चल के यहां तक आ जाएगा तो एक चक्कर लगाएगा, और एक चक्कर में ये कितना दूरी तय किया? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि इसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी, वृत्ताकार मार्ग में जो व्यक्ति के द्वारा तय की गई दूरी होगी वो किसके बराबर होगी? आप कहिएगा वृत्त की परिधि के बराबर होगी। वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो चला जी, जो वृत्त की परिधि है वो कितना होता है? आप कहेंगे 2 पाई r होता है। मतलब इसके द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी आप कहेगा 2 पाई r के बराबर होगी। अब हम ये कह रहे हैं कि ये 2 पाई r जो है इन्होंने t समय में क्या किया? तो सर कवर किया, यानी कि इसको कवर करने में t सेकंड लगा। तो याद रखिएगा कि वृत्ताकार मार्ग में गति कर रही वस्तु का जो वेग होता है वो 2 पाई r बटा t होता है, या इसको आप वृत्तीय परिधि बटा समय कह सकते हो। चला कोई दिक्कत नहीं है। अब t तक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, v इंटू टी इक्वल टू 2 पाई r, t इक्वल टू 2 पाई r बटा v। अब याद रखिएगा कि ये जो ओमेगा है ये किसको बता रहा है? सर जी ओमेगा कोणीय वेग को बता रहा है, और कोणीय वेग इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बटा टी होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोण बटा समय कहते हैं। और आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि ओमेगा का यूनिट कोणीय वेग का यूनिट क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे रेडियन पर सेकेंड। अब यहां पे ये याद रखिएगा कि थीटा जो है वो L बाय R होता है, यानी कि चाप बटा त्रिज्या होता है। तो आपका जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में चल रही होती है और उसके वृत्ताकार मार्ग से केंद्र को मिलाने वाली रेखा के द्वारा 1 सेकेंड में अगर सर थीटा एंगल बनता है, तो मेरे मित्र ये जो एंगल होगा वो L बाय R होगा, तय की गई दूरी, और ये सर जो आपका त्रिज्या है ये, तो हम लोग इसी को क्या कहते हैं? सर ये प्रति सेकेंड हो रहा है, इसको कोणीय वेग कहा जाएगा। इसीलिए हम लोग कोण बटा समय लिखते हैं, कोण में परिवर्तन की दर। क्या कहेंगे? कोण में परिवर्तन की दर। अब मेरे मित्र याद रखिएगा कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है क्या? v इक्वल टू ओमेगा आर। ओमेगा कोणीय वेग को बता रहा है, r त्रिज्या को बता रहा है। बस इसको आप याद रख लेंगे कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में जो संबंध होता है वो क्या है? आप कहेंगे कोणीय वेग इंटू त्रिज्या। तो मेरे मित्र मोशन एंड सर्कुलर मोशन से संबंधित अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं तो इतना फॉर्मूला आपके पास जरूर होना चाहिए। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे एक और महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो आप सबों को यहां पे अटैच कर लेना चाहिए, यहां पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे। कई बार आपके एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे गए। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट करके यहां पे कि एक समान त्वरित गति के लिए गति के लिए औसत वेग किसके बराबर होता है? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे एक समान त्वरित गति के लिए औसत वेग VAV u प्लस v बटा 2 के बराबर होता है। किसके बराबर? u प्लस v बटा 2 के बराबर होता है। और u क्या है? आप कहेंगे प्रारंभिक वेग है, और v क्या है? अंतिम वेग है। और मैंने इसी चीज को कई बार ऐसे भी बताया है कि जब आपके क्वेश्चन में वस्तु का प्रारंभिक और अंतिम वेग मेंशन किया हुआ हो तो आप औसत वेग कैसे निकालेंगे? u प्लस v बाई 2 से निकालेंगे। तो मेरे मित्र जो आपका मोशन एंड टाइम और सर्कुलर मोशन है वो यहां तक इसके महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, और मेरे ख्याल से ये सभी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब अगर आप इससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो मेरे मित्र जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट होगा। आप कहेंगे क्वेश्चन कहां करेंगे? मेरे मित्र अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन की,
और पहला क्वेश्चन आप सबों के सामने दिख रहा है, पूछा जा रहा है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति यदि 10 am पर x इक्वल टू -25 मीटर है और 10-15 am पर x इक्वल टू +65 मीटर हो, तो 10 am से 10-15 am के समय अंतराल में कण का विस्थापन क्या है? क्या कहिएगा कि गुरुजी आपने बताया कि विस्थापन इक्वल टू होगा अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। बिल्कुल मेरे मित्र, मतलब XF माइनस XI। आपके क्वेश्चन में कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, डाटा जो दिया हुआ है पहले उसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन में x जो है 10 बजे वो -25 मीटर की स्थिति में है, तो XI कितना हो गया आपका? आप सभी कहेंगे -25 मीटर। ये माइनस और प्लस साइन क्या बता रहा है? आप कहिएगा सर डायरेक्शन को बता रहा है। अब मेरे मित्र XF जो है वो कितना है? +65 मीटर। फॉर्मूला आपको मालूम है कि XF माइनस XI होता है, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी XF जो है वो हमारा 65 है, तो +65 पे लिखा नहीं जाएगा। माइनस क्या करना है? तो सर जो प्रारंभिक स्थिति है उसको घटाना है। प्रारंभिक स्थिति -25 है। मेरे भाई आप सभी क्या कहेंगे कि माइनस माइनस प्लस होगा, और 65 और 25, 5 5 70, 6 2 8 1 9, मतलब जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि एक सरल रेखा में गतिशील कण की स्थिति यदि 10 am पर x इक्वल टू -25 मीटर और 10-15 am पर x इक्वल टू +65 मीटर है, तो 10 am से 10-15 के समय अंतराल में कण का विस्थापन आप कहिएगा XF माइनस XI कितना? 90 मीटर। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मेरे मित्र आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि एक कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चलता है और उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि तय की गई कुल दूरी क्या है और साथ ही साथ कण के विस्थापन का परिमाण क्या होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी हम सबों को मालूम है कि ये जो हमारा ग्राफ होता है, या अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट, और आप कहेंगे ये वेस्ट होता है। क्वेश्चन के अनुसार कोई कण पूर्व दिशा में 3 मीटर चल रहा है, तो मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करता है, पूर्व दिशा ये है तो ये 3 मीटर चला। अब फिर ये सर उत्तर की ओर 4 मीटर चलता है, तो उत्तर की ओर ये लीजिए 4 मीटर चला गया। कितना? 4 मीटर। पूछा जा रहा है तय की गई कुल दूरी क्या होगी? हमने अभी क्या बताया कि सर जो दूरी होती है वो किसी भी रास्ते की कुल मार्ग होती है। वस्तु या कण यहां से चला है और यहां पहुंचा है, तो यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डी आपका कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी 4 3 7 7 मीटर। लेकिन दूसरे स्थिति में आपसे यह भी पूछा जा रहा है कि विस्थापन का परिमाण क्या होगा, तो आप कहिएगा कि गुरुजी यहां पे पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है वो नहीं दिया हुआ है। मेरे मित्र परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जरा सा ये बताओ कि आपको यहां से यहां जाना है, तो यहां से यहां तक जाने के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है? आप कहेंगे गुरुजी यहां से हम यहां चल जाएंगे, ये हमारा छोटा रास्ता होगा। हमारा इनिशियल पॉइंट ये है और अंतिम पॉइंट हमारा ये है। हमको यहां से यहां जाना था, तो अगर हम दूरी तय करते हुए जा रहे हैं तो मेरे मित्र ऐसे जा रहे हैं। अगर हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन की बात करेंगे तो आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी विस्थापन जो है वो हमें लग रहा है कि इस त्रिभुजाकार मार्ग का जो कर्ण होगा वो विस्थापन बताएगा। हाइपोटेनियस क्या बताएगा? आप कहेंगे सर विस्थापन बताएगा। तो मेरे मित्र ये जो आपका भुजा है 3 मीटर, ये जो है वो 4 मीटर है, तो आप सभी कहते हो h² इक्वल टू p² प्लस b² होता है गुरुजी। किसके लिए? 90 डिग्री एंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। मेरे मित्र जब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो आप h² इक्वल टू क्या कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा लंब हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कीजिएगा। लीजिए ऐसे कर ही दीजिए, 4 + 3 का स्क्वायर चला, 4 चौका 16 + 9 कितना हो गया? 25। अब मेरे मित्र h² इक्वल टू 25, h इक्वल टू आप कहेंगे √25। गुरुजी ये 5 मीटर हो जाएगा। मतलब इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी आप कहेंगे 5 मीटर। क्या पूछा गया? सॉरी दूरी नहीं, विस्थापन 5 मीटर। सवाल पूछा गया था पहला स्थिति में तय की गई कुल दूरी आपने निकाला 7 मीटर, विस्थापन आपने निकाला 5 मीटर। तो भाई मेरे सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल आपके सामने मेरे मित्र ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 कि एक लड़का 15 मीटर भुजाकार वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर एक समान चाल से चलते हुए 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। 2 मिनट 30 सेकंड के बाद उस लड़के का विस्थापन का परिमाण क्या होगा? मेरे मित्र 2 मिनट 30 सेकंड बाद पूछा जा रहा है आपसे, आपको परेशान नहीं होना है। क्या कहिएगा कि गुरुजी लड़का जो है वो 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार जमीन की सीमा पर चल रहा है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक क्या है, वर्ग है, और इस वर्ग की चारों भुजा क्या होगी? कहिएगा गुरुजी बराबर, इहो 15 मीटर, इहो 15 मीटर, इहो 15 मीटर, इहो 15 मीटर। अब चला यहां पे ये कहा जा रहा है कि ये जो लड़का है वो 1 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। तो चला अगर मान लो कि यहां से आप चलना स्टार्ट करते हो और फिर यहां से आप चलते चलते इस मार्ग से होते हुए आप फिर से यहीं पे आ जाते हो, तो आपने एक चक्कर पूरा किया। एक चक्कर कितना देर में? सर जी 1 मिनट में। मेरे मित्र आपका एक चक्कर लगाने में टोटल विस्थापन क्या हुआ? तो आपको ये याद रखना होगा कि अगर वस्तु जहां से चले फिर वहीं पहुंच जाए, मतलब यह वस्तु का प्रारंभिक स्थिति भी है, प्रारंभिक स्थिति भी है, और क्या है? तो सर चक्कर लगाने पर यह अंतिम स्थिति भी है। तो जब वस्तु का प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सेम हो तो विस्थापन शून्य होता है। जब वस्तु का मतलब ये यहां से चला और फिर यहीं आ गया तो विस्थापन शून्य होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी ये क्लियर हो गया हमारा। अब आइए क्वेश्चन पे। मेरे भाई कहा जा रहा है कि 2 मिनट 30 सेकंड बाद उस लड़के का विस्थापन क्या होगा? तब पहला चक्कर पूरा करने में 1 मिनट समय लिया, दूसरा चक्कर पूरा करने में आप कहेंगे सर 2 मिनट समय लिया। तो 2 मिनट में तो ये 2 चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन इसका विस्थापन दोनों ही मिनट में क्या होगा? कहेंगे सर सेम स्थिति में आ जा रहा है। मान लो एक बार दौड़े, यहां आ गए, फिर दौड़ना स्टार्ट किए, फिर से यहां आ गए, तो दोनों बार में विस्थापन क्या है? आप कहेंगे 0। क्यों? क्योंकि अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति समान है। अब मेरे मित्र जो अगला 30 सेकंड बचा, इस अगला 30 सेकंड में ये पगला क्या करेगा? तो ये पगला फिर यहां तक पहुंच जाएगा दौड़ के। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे कि सर पूछा जा रहा है विस्थापन का परिमाण। तो इसका जो बेसिक स्थिति रहा, अगर आप देखेंगे ये यहां पर 2 बार में आ गया, फिर ये यहां से चला और ये यहां तक पहुंच गया, तो आप कहिएगा गुरुजी इस पॉइंट ये यहां से चला है और यहां पहुंचा है अगले 30 सेकंड में, तो आप कहेंगे कि ये इसका जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि इसका जो विकर्ण होगा, डायगोनल होगा, वो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। और हमको मालूम है कि जो स्क्वायर होता है उसके लिए डायगोनल का फॉर्मूला a√2 होता है। ए क्या है? आप कहेंगे गुरुजी भुजा है। चला इस वर्गाकार भुजा का लंबाई क्या है? आप कहिएगा 15 मीटर। तो मेरे मित्र डी क्या हो जाएगा? 15√2। और आपको क्या निकालना है कि गुरुजी इसके यहां से और यहां तक की जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो इसके डायगोनल के बराबर होगा। डायगोनल का वैल्यू 15√2 है, तो विस्थापन का भी वैल्यू 15√2 आएगा। कोई दिक्कत? अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 कि कोई कण r त्रिज्या के वृत्ताकार पाथ पर गमन कर रहा है, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। मान लो कि यह आपका r त्रिज्याकार वृत्ताकार मार्ग है और इस पर कोई कण चल रहा है और कह रहा है कि अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन क्या होगा? क्या कहोगे? चला कहोगे कि सर जी अगर ये यहां से चलता और एक पूरा चक्कर लगा के फिर यहां पहुंच जाता तो विस्थापन 0 हो जाता। लेकिन क्वेश्चन इस बार तेज आदमी सेट किया है, वो कह दिया है कि अर्धवृत्ताकार मतलब यहां से चला और ये यहां आकर के रुक गया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका विस्थापन क्या होगा? क्या कहिएगा? बहुत ही सरल है गुरुजी, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो सूक्ष्मतम दूरी होगी वो इस वृत्त का व्यास होगा। इस वृत्त का क्या होगा? व्यास होगा। और मेरे मित्र अगर त्रिज्या मालूम है तो इस वृत्त का व्यास यानी कि डायगोनल क्या होगा? आप कहिए गुरुजी d = 2r हो जाएगा। त्रिज्या की दोगुनी क्या होती है? व्यास होती है, तो d = 2r हो जाएगा। और ये जो d है वो क्या है? सर इस कण के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में तय की गई सूक्ष्मतम दूरी है एक निश्चित डायरेक्शन में, तो आप कहिएगा विस्थापन है। तो चलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है कि किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या है? अब आप कहेंगे गुरुजी तो बड़ा वाइटल सवाल पूछ लिया गया है कि विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात क्या है। मेरे मित्र आप हमें यह बताओ कि अगर हम दूरी की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहते हो कि गुरुजी अगर कोई रास्ता है तो उस रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, ये जो कुल लंबाई है ये किसको बताएगा? दूरी को बताएगा।
और इस दोनों ही रास्ते के बीच में जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो किसको बताएगा? आप कहेंगे विस्थापन को बताएगा। तो आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि विस्थापन दो बिंदुओं के बीच में क्या है? एक सूक्ष्मतम दूरी है। तो यह संभव है कि विस्थापन हमेशा दूरी से क्या होगा? कम होगा। अब मेरे मित्र आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जब कोई वस्तु किसी रैखिक मार्ग पर चलती है, जैसे कि ये आपका लीनियर पथ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रैखिक मार्ग बोलते हैं। मतलब सर सीधी रास्ता पर कोई वस्तु चलता है, मान लीजिए कि ये यहां से यहां तक चला और इस मार्ग की पूरी लंबाई कितनी है चला? मान लेते हैं 5 मीटर है। मान लेते हैं कि ये जो है ये अलबेला आदमी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला और आपसे ये पूछ दिया गया कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलने में इसके द्वारा तय की गई दूरी, तो आप क्या कहिएगा? गुरुजी 5 मीटर। अब चूंकि ये सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके द्वारा तय की गई विस्थापन क्या होगी? आप कहेंगे गुरुजी विस्थापन भी यहां पे 5 मीटर हो जाएगी। तो हमारे कहने का मतलब ये है, बस एक स्पेशल केस आप सबों को याद रखना है कि जब कोई वस्तु या व्यक्ति किसी सरल रेखीय मार्ग पर चलती है, तो मेरे मित्र दूरी और विस्थापन आप कहेंगे बराबर होती है। जब कोई वस्तु किसी रैखिक मार्ग पर चलती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होती है? आप कहेंगे बराबर होती है। तो मेरे मित्र इस स्थिति में विस्थापन और दूरी का जो आंकिक अनुपात होगा, विस्थापन बटा दूरी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 5/5, यानी कि आप कहेंगे 1। तो एक कंडीशन तो हमें यह मालूम चल गया कि गुरुजी विस्थापन और दूरी का आंकिक अनुपात कितना हो सकता है? 1 हो सकता है। कब? जब वस्तु कोई रैखिक मार्ग पर चले तब। लेकिन दूसरी स्थिति तो यह भी है कि सर जी विस्थापन दूरी से छोटा होगा। यह तो एक स्पेशल केस है जब वस्तु क्या हो? सरल रैखिक मार्ग पर चले तब बराबर होगा। लेकिन सरल रैखिक मार्ग नहीं है, तब वहां पे दूरी और विस्थापन की बात कर रहे हैं। तब वहां पे जो विस्थापन होगा वो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एक निश्चित डायरेक्शन में। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो विस्थापन होगा वो उस केस में छोटा हो जाएगा, यानी कि कम होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि विस्थापन बटा दूरी क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे 1 के बराबर अथवा 1 से कम। 1 के बराबर अथवा 1 से कम। तो आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 के बराबर अथवा कम। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि दिए गए ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान गति कर रही है, विराम में है, और समान गति कर रही है, एक समान त्वरण से गति कर रही है। अब मेरे मित्र यहां पे जो ग्राफ दिया गया है इसमें t इस पे दर्शाया गया है, तो यहां पे ये समय है और ये v को दर्शा रहा है, तो ये हमारा वेग है और ये ओरिजिन बिंदु होगी, यानी कि ओरिजिन पॉइंट होगा। आप देख रहे हैं कि विस्थापन में जो हमारा वेग है, मान लो कि यहां पे आपका कोई वेग है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, कुछ मान लो, तो कोई वस्तु जो है ये मान लो कि सर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से एक समान वेग से चल रही है, तो सर इसका वेग तो एक समान है। जब वेग इसका परिवर्तित होगा तब नहीं 10 से 15 या 20 होगा, लेकिन ये पूरा यात्रा 10 मीटर पर सेकंड वेग से कर रहा है, तो समय बढ़ता जाएगा लेकिन वेग इसका क्या होगा? नियत होगा। तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी ये जो ग्राफ है वो वस्तु के एक समान गति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो सवाल पूछा जा रहा है कि दिए गए ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पिंड एक समान गति कर रहा है, विराम में है और समान गति कर रहा है, एक समान त्वरण से गति कर रहा है। क्या कहिएगा? सर जी ये एक समान गति कर रहा है। क्यों गति कर रहा है? क्योंकि इसकी जो वेग है वो समय के साथ नहीं बदल रही है, और जब वेग समय के साथ बदल नहीं रही है तो हम लोग क्या कहते हैं कि सर वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है, एक समान वेग से चल रही होती है। अगला सवाल देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता से प्राप्त होता है। बताइए चिल्ला, प्रवणता को स्लोप बोला जाता है। क्या कहिएगा कि गुरुजी ये अगर हमारा ग्राफ है तो ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे इसके लिए स्लोप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि ये अगर ग्राफ है तो ये इसका स्लोप होगा, और मेरे मित्र यहां पे हम समय लिख दिए और यहां पे हम वेग लिख दिए, तो ये स्लोप किसको बताएगा? आप कहेंगे त्वरण यानी कि ए को बताएगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, वेग समय ग्राफ की ढाल
आप कहेंगे सर जी त्वरण को बताएगा। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल आप कहिएगा विस्थापन को बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि 4 कार ए बी सी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रहा है, इसके दूरी समय ग्राफ चित्र 8.2 में दिखाया गया है, सही कथन चुनिए। कार ए की चाल कार डी से अधिक है, कार बी सबसे धीमी है, कार डी की चाल कार सी से अधिक है और कार सी सबसे धीमी है। क्या होगा मेरे मित्र आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि 4 कार का ग्राफ आपको दिया है, दूरी समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ क्या बताएगा? आप कहिएगा दूरी और समय दिया है तो चाल बताएगा। बस एक पॉइंट याद रखिएगा, एक पॉइंट याद रखिएगा कि दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होगा, दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक होगा, वस्तु का चाल उतना अधिक होगा, वस्तु का चाल उतना अधिक होगा। यह चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक क्या? कि दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक, वस्तु का चाल उतना अधिक। मेरे पे तो आप देखो सी को, तो आप क्या कहिएगा कि गुरुजी इसका स्लोप जो है ये इन सभी का अपेक्षा ज्यादा होगा, तो सबसे तेज कौन चल रहा है? सबसे तेज कौन चल रहा है? आप कहिएगा गुरुजी सी चल रहा है। अब देखो बी को चला, बी का स्लोप कैसा है? तो आप कहिएगा गुरुजी ये ऐसे खड़ा है और इसका कम है, तो मेरे मित्र बी सबसे धीमी चलेगी। बी क्या होगी? सबसे धीमी चलेगी। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि 4 कार ए बी सी डी तथा डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, जिसके लिए ग्राफ दिया गया है, सही कथन चुनिए। तो मैंने आपको बताया कि दूरी समय ग्राफ का ढाल जितना अधिक, चाल उतना अधिक। तो यहां पे कहा जा रहा है कि कार ए की चाल कार डी से अधिक है। मेरे मित्र यहां पे कार ए है और कार डी यहां पे है, और कहा जा रहा है कि कार ए की चाल कार डी से अधिक है। क्या कहिएगा कि ए से ज्यादा स्लोप डी का है? तो सही कथन क्या होना चाहिए कि कार डी का चाल कार ए से अधिक है, लेकिन यहां पे है कि कार ए की चाल कार डी से अधिक है। गलत है चला। कार बी सबसे धीमी है। मेरे मित्र यहां पे मैंने आपको पहले ही लिख दिया है, आपको सही कथन चुनना है, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी कहा जा रहा है कि कार सी सबसे धीमी है, जबकि मैंने बताया कार सी सबसे तेज है, और कार डी की चाल कार सी से अधिक है। कार डी की चाल कार सी से अधिक है, संभव ही नहीं है। अगला सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है और यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। वस्तु का वास्तविक विस्थापन 50 मीटर, वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी 0, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 100 मीटर, वस्तु का वास्तविक विस्थापन 0। क्या होगा? क्या कहिएगा कि गुरुजी मार्कर को फेंके और मार्कर नीचे आया, मान लेते हैं इतना दूर में 100 मीटर, तब फेंके, जहां फेंके वहीं आ गया, अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति 0, विस्थापन 0 होगा। भाई मेरे राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, वस्तु का विस्थापन क्या है? आप कहेंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कि किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, और फिर वहां से वापस उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार 360 मीटर की दूरी तैर करती है। तो दूरी तो ही 360 मीटर की तय कर ली है, लेकिन मेरे मित्र जो ये 90 मीटर लंबे पुल में तैर रही है, तो ये ऐसे जा रही है तैर के यहां पे, और फिर ये यहां से रिटर्न आ जा रही है। ऐसा ये 2 बार कर रही है, और दोनों ही बार में क्या होगा? आप कहेंगे सर प्रत्येक बार वो अपने प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के समान स्थिति में पहुंच जाएगा, तो हमारा विस्थापन तो यहां पे 0 हो जाएगा। भले ही दूरी इसका 2 गुना हो, विस्थापन क्या होगा? 0 हो जाएगा। और जब विस्थापन 0 होगा तो औसत वेग आप कहिएगा 0। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। अगर आपके पास कंसेप्ट है, ऐसे सवाल में आपको माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 चाल, दूरी और समय का सही संबंध, S = D/T। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कि एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर तक समान रूप से बढ़ता है, कार के त्वरण की गणना कीजिए। क्या करोगे कि सर यहां पे 18 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है, तो ये जो 18 किलोमीटर है ये क्या है? U, और ये जो 72 किलोमीटर है ये क्या है? V, और समय कितना लग रहा है 18 से 72 होने में? इसको 10 सेकेंड। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और आंसर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, किसी भी टॉपिक का हो, हमेशा याद रखिएगा यूनिट समान होना चाहिए। नहीं है तो बदलने की कोशिश करेंगे। आप कहिएगा किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे? तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा, मेरे मित्र वैल्यू को 5/18 से आप गुना कर देना। और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किस में चेंज करना होगा? किलोमीटर पर आवर में, तो मेरे मित्र 18/5 से गुना कर देना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T कितना है? 10 सेकेंड। U कितना है?
u कितना है चला 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 गुना 5/18 क्या कहोगे कि सर जी u हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड। v कितना है राजा 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18, 18 चौका 72, 5 चौका 20 सेकेंड। भाई मेरे a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है, 20 माइनस 5 बटा क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी 10, और ये हो जाएगा 15/10, 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख लो, या 1.5 ms टू द पावर माइनस 2 लिख लो। क्या कहोगे कि गुरुजी ये सेम चीज ऑप्शन नंबर सी में है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 13। स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड वेग प्राप्त कर लेती है, कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। स्थिर से चल रही है, विराम से चल रही है, तो आप कहिएगा क्वेश्चन में प्रारंभिक वेग 0 होगा। गुरुजी कितना का स्पीड प्राप्त कर ले आया चला 20 मीटर पर सेकंड का, कितना देर में, सर जी 10 सेकंड में। तो u इक्वल टू 0, तो आप कहिएगा सर a इक्वल टू v माइनस यू बटा टी होता है। अब u हमारा 0 है, तो a इक्वल टू v बटा टी हो जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो गया 20/10, 10 दूना 20, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर इसी को 2 मीटर s टू दी पावर माइनस 2 लिख लो, और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। मेरे मित्र ये याद रखिएगा कि त्वरण a इक्वल टू dv बटा dt भी होता है, dv बटा dt भी होता है। तो कई बार फॉर्मूला आपका ये भी आ जाता है, ये dv किसको बता रहा है, वेग में परिवर्तन को बता रहा है, बस इतना याद रखिएगा। अब त्वरण क्या है, तो आप कहेंगे सर वेग में परिवर्तन की दर का त्वरण है, रेट ऑफ चेंजिंग द वेलोसिटी है। नेक्स्ट सवाल देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकंड तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। क्या कहोगे चला कि स्थिर अवस्था से नाव चल रहा है सर, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा। नियत दर से 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चल रहा है, तो a हमारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। कितना समय लग रहा है सर जी 8 सेकंड लग रहा है। क्या पूछा जा रहा है, तय की गई कुल दूरी के लिए फॉर्मूला क्या बताया है मैंने आपको, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मेरे भाई चूंकि u आपका 0 है, तो आप कहिएगा s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा सर। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपका 3 t का स्क्वायर, 8 8 64। मेरे मित्र अगर आप इसको काटेंगे तो 32 दूना 64 और 32 तिया 96 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तय की गई दूरी कितनी होगी, आप कहेंगे 96 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग और समय के संबंध को दर्शाता है। बताओ क्या ये सवाल आपसे मिस होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो भाई मेरे आप सभी कहिएगा कि गुरुजी v इक्वल टू यू प्लस ए टी वेग और समय संबंध को सही दर्शाता है। जबकि अगर हम बात करेंगे द्वितीय समीकरण की, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये स्थिति और समय के बीच संबंध बताएगा। स्थिति एवं समय के बीच संबंध कौन बताएगा, गति का द्वितीय समीकरण। और ये अगर हम बात करेंगे 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की, तो आप सभी कहेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का ही रूप है। और सर जी ये किसके बीच संबंध बताता है, तो आप कहिएगा वेग एवं स्थिति के बीच संबंध बताता है। वेग एवं स्थिति या स्थिति एवं वेग के बीच संबंध कौन बताएगा, गति का तृतीय समीकरण बताएगा। मेरे मित्र ध्यान देंगे अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 16 कि यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान होती है, तो 4 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा। विरामावस्था से चल रही है, तो u इक्वल टू 0 हो जाएगा चला, t इक्वल टू 4 सेकंड हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि उसका वेग क्या होगा, v इक्वल टू व्हाट, तो क्या कहिएगा कि गुरुजी v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। और चूंकि यहां पे हमारे क्वेश्चन में u 0 है, तो v इक्वल टू ए टी के बराबर होगा। और v हमारा क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि अच्छा a यहां पे नहीं दिया हुआ है, नहीं a तो दिया हुआ है चला, t आपका 4 सेकंड है और a दिया हुआ है आपका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सॉरी हमने a देखा नहीं, तो a 2 इंटू आपका t कितना है सर जी 4 सेकंड, तो ये हो गया आपका 8 मीटर पर सेकंड। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। सिंपल था कि एक्सेलरेशन और टाइम दिया हुआ है, तो 4 दूना 8 तो ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, विरामावस्था से चल रहा है तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। कोई बहुत टेंशन नहीं लेना है चिल्ला, हमको तय की गई दूरी निकालना है। तो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है।
क्या कह रहा है, एक कार 5 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलकर 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड की गति कर रही है। तो ये सर 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है। तो प्रारंभिक वेग चला क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकंड, और यहां पे हमको इस फॉर्मूला के लिए u तो मिल गया, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है सर 5 सेकंड, और a कितना दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आप और चाहिए कुछ आपको दूरी निकालने के लिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो s इक्वल टू मेरे भाई 5 गुना 5 प्लस हाफ इंटू a कितना है 1 और t का स्क्वायर तो 25। क्या कहिएगा कि गुरुजी तो 12.5 हो जाएगा। अब 25 प्लस 12.5 क्या कहोगे गुरुजी, ये 37.5 मीटर हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकंड में 144 किलोमीटर पर आवर की गति तक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितनी दूरी तय करेगी? मेरे मित्र, कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से, तो u इक्वल टू 0 20 सेकंड में, तो टाइम हमारा 20 सेकंड हो गया, और कितना का गति कर लेती है प्राप्त सर 144 किलोमीटर पर आवर का, 144 किलोमीटर पर आवर का। तब 5 बटा 18 18 8 44 से सर ये 40 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अब ध्यान देंगे कि पूछा जा रहा है कि यह कितनी दूरी तय करेगी, तो क्या कहते हो सर s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो हम s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर कह सकते हैं। s इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहां पे जो हमारा हाफ होगा और साथ ही a जो है मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि a हम यहां से निकाल सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at से, और v आपका 40 मीटर पर सेकंड है तो u चूंकि प्रारंभिक वेग 0 है तो यहां पे भी 0 होगा। a हमको निकालना है और t कितना है 20 सेकंड, तो 20 गुना कितना हो जाएगा? आप कहिएगा सर a हमारा जो 20 गुना 40 हो जाएगा, ये आपका 0 नहीं होगा। 1 मिनट, आप कंफ्यूज कर जाएंगे, यहां पे हम 2 लिख देते हैं। a हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो a और t का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। चला, अब ये 2 और 2 कैंसिल, s इक्वल टू 400 मीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। समझे? अरे कुछ नहीं किए चला भाई, ये देखो u इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 20 सेकंड ये दिया हुआ था, और अंतिम वेग इसका 144 किलोमीटर पर आवर हो जा रहा है। तो हमने उसको क्या किया सर, चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में। तो गति के प्रथम समीकरण से हम यहां पे चूंकि v मालूम है और u मालूम है, t मालूम है, तो a निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल v इक्वल टू at हो जाएगा। तो 40 इक्वल टू a इंटू t 20 सेकंड है, तो आप कहिएगा a गुना 20, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर 400 मीटर आंसर। नेक्स्ट देख लो क्वेश्चन नंबर 19 कि एक बस विश्रामावस्था से चलना शुरू करता है और नियत त्वरण से एक पहाड़ से उतरती है। यदि 10 सेकंड में 200 मीटर की दूरी तय करती है तो इसका त्वरण क्या है? मेरे मित्र, इस क्वेश्चन का मर्म यह है कि एक बस विरामावस्था से चलना स्टार्ट करती है तो प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, नियत त्वरण से एक पहाड़ी से उतरती है तो मेरे मित्र कहा जा रहा है कि इसको उतरने में 10 सेकंड का समय लग जाता है, और इतना देर में यह क्या कर लेती है सर 200 मीटर की दूरी तय कर लेती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा, यानी कि a इक्वल टू व्हाट। क्या ये सवाल आपसे ना बनेगा? आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, समय दिया हुआ है यहां पे, और दूरी दिया हुआ है, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि सर s इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ at स्क्वायर, और ये s आपका कितना है 200 मीटर, हाफ इंटू a आपको निकालना है, और t कितना है, तो गुरुजी t जो है वो हमारा 10 सेकंड है, तो 10 गुना 10 क्या कहोगे चला कि 200 इक्वल टू हाफ इंटू a, और ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर जी 100 हो जाएगा। 50 दुना 100, आप क्या कहिएगा कि 200 इक्वल टू 50a हो जाएगा। 200 इक्वल टू क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे 50a, और 50 चौका 200, तो a इक्वल टू आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे मित्र, मोशन एंड टाइम के जो आपके PYQ से लेकर के NCERT एग्जाम्पलर तक के सवाल थे वो आपका इस 19 सवाल में समाहित था, और अगर आप इसको समझ गए हैं तो हमें नहीं लगता है कि ALP 2018 में जो न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया है, ग्रुप डी 2018 में जो न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया है, ग्रुप डी 2022 में जो इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल सवाल पूछा गया है, उसमें आपको कोई परेशानी हो। अब ये अलग बात है
कि गुरुजी हमको पूरा का पूरा आडंबर करना है, तो उसका कोई जरूरत नहीं है। जितना एफर्ट आपको जिस चैप्टर के लिए चाहिए मेरे मित्र इतना काफी है, और जितना चाहिए आप उतना ही डालिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से मोशन एंड टाइम और सर्कुलर मोशन का जो कंसेप्ट था वो आपका क्लियर हो गया। कहीं भी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे टर्म यही मिलेंगे, बस क्या करना है फोकस, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को निकाल के सर जो फॉर्मूला लगेगा उसके हिसाब से अप्लाई कर देना है, और मेरे मित्र आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। और साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।